हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में हम बात करने आ रहे हैं डी कॉलेज के 5th सेमेस्टर के जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का जो फर्स्ट पार्ट है यूनिट 3 और कौटिल्य यूनिट 3 का नाम है, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड कौटिल्य से रिलेटेड मतलब यूनिट 3 से रिलेटेड मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दिख जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी यूनिट 3 के कौटिल्य से रिलेटेड कुछ अदर टॉपिक्स जो अपने रह गए थे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमने कौटिल्य से रिलेटेड उनके जीवन के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी थी पिछली 2 वीडियोस में। एंड कौटिल्य ने जो 2 रचना की थी, मतलब जो की तो बहुत सारी थी लेकिन 2 रचना जो थी उनकी सबसे मेन मानी गई थी, एक चाणक्य की नीति और दूसरा अर्थशास्त्र। लेकिन हम चाणक्य की नीति के बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम ओनली बात करेंगे अर्थशास्त्र की, क्योंकि अपने यूनिट 3 में चाणक्य की नीति के बारे में नहीं बताया गया। वो चाणक्य की जो नीति है उससे किसी भी व्यक्ति का जीवन सुधर सकता है। तो उन्होंने कुछ ऐसी नीतियाँ बनाई थी जो हमारे को कोई ना कोई सीख देती है या फिर शिक्षा देती है। और दूसरी बात करें अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के बारे में हमने पहले उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, ठीक है। अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों को मतलब कि इंक्लूड किया गया, कौन कौन से टॉपिक है जो अर्थशास्त्र में आते हैं, और फिर हमने उसकी विशेषताएं भी पढ़ी थी, ठीक है। और अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हमने पिछली वीडियोस में जानी थी, जो हमने 2 वीडियोस कवर की थी। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ और इंक्लूड करेंगे हम बात कि कौटिल्य ने किन किन पर ध्यान दिया, ठीक है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत का मतलब होता है राज्य के 7 अंग। तो देखते हैं सप्तांग अंग मतलब कि राज्य के जो 7 अंग है वो कौन कौन से हैं और कौटिल्य ने इनके ऊपर क्या विचार रखे अपने, हम उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि जो सप्तांग है राज्य के 7 अंग, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है और ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये जो है ना 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स से हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के 7 अंग या फिर कौटिल्य के राज्य के लिए क्या क्या विचार थे और उन्होंने 7 अंग कितने कहा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। वैसे आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब प्रोवाइड करूँगा तो एग्जैक्ट बता दूंगा कि आपका ये क्वेश्चन कैसे बन के आता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं। कौटिल्य कहीं भी राज्य और संप्रभुता स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते। मतलब 2 ऐसे वर्ड हैं जिसको कौटिल्य ने कभी भी परिभाषित मतलब कि डिफाइन, ठीक है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी। और वो कौन से 2 वर्ड हैं, राज्य और संप्रभुता। ये 2 ऐसे वर्ड हैं जिनको कभी भी डिफाइन किसने नहीं किया, कौटिल्य ने। लेकिन इसके बावजूद भी कौटिल्य 7 तत्वों को परिभाषित करते हैं। मतलब जो राज्य है ना, राज्य को डिफाइन नहीं किया लेकिन राज्य के जो 7 तत्व हैं उनको डिफाइन किए। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। इन 7 तत्वों को अंग भी कहते हैं, मतलब 7 तत्व कह लो राज्य के या फिर 7 अंग कह लो राज्य की, बात एक ही है। और प्रत्येक अंग के कर्तव्य भी अलग अलग है। मतलब जो अंग है ना 7 राज्य के जो 7 अंग है या फिर तत्व कहते हैं हम जिसे, तो उसको मतलब कि 7 भागों में बांटा तो गया राज्य के 7 तत्वों को, लेकिन साथ ही साथ ना वो क्या है उनके कर्तव्य भी अलग अलग है, ठीक है। पहले अंक का कार्य अलग है, दूसरे अंक का कार्य अलग है, तीसरे अंक का कार्य अलग है, ऐसे। तो देखते हैं वो 7 अंक कौन कौन से हैं। 7 अंक या फिर तत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट है स्वामी, देन सेकंड है अपना अमात्य, 3rd पे अपना जनपद, एंड 4th पे अपना दुर्ग, और 5th पर है कोश, 6ठा है अपना, 6th पर गया है दंड, और 7th पे अपना मित्र। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश और दंड और मित्र, ये अपने 7 अंग है। ये पहले हमें याद करने पड़ेंगे और याद नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं टॉपिक को हम ना बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। अब एक्सप्लेन करेंगे तो हमें वो चीज़ माइंड में तो बैठ ही जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को डिफाइन करना है स्वामी, मतलब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है स्वामी के बारे में। और ये जो 7 अंग या फिर तत्व है ना, इनके ना दूसरे नाम भी होते हैं और वो मैं आपको हर एक की, जैसे स्वामी है फर्स्ट वाला तत्व, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन होगी उसका सेकंड नेम मैं बताऊंगा। देन अमात्य पढ़ेंगे तो अमात्य के बारे में जो इसका दूसरा नाम है उसके बारे में भी सबसे पहले पढ़ेंगे। फिर जनपद, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र, इन सबके क्या है एक और नाम है, मतलब कि जिसे कहते हैं ना निक नेम, वो भी है इनके। तो देखते हैं फर्स्ट स्वामी के बारे में।
इसका टॉपिक सबसे ज़्यादा मेन रहेगा स्वामी के बारे में, ठीक है। और ये अधिकतर आपने 12th क्लास में पढ़ ही रखा होगा। तो देखते हैं स्वामी। स्वामी जिसके लिए हम राजा शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, मतलब स्वामी का दूसरा नाम क्या हो गया, राजा, ठीक है। स्वामी कह लो या राजा कह लो, लेकिन बस हमें इस तर्क में कहना है। बस ये जो संदर्भ हम पढ़ रहे हैं ना, राज्य के संदर्भ में आप स्वामी को क्या कह सकते हो, राजा। कौटिल्य राजतंत्र, मतलब राजतंत्र होता है जहाँ पे राजा रानी का शासन चलता है, उसके प्रबल पक्ष समर्थक थे। मतलब कौटिल्य हमेशा से ही ना अप्रिशिएट करते थे, मतलब हमेशा से ही उसके पक्ष में थे कि राजा होना चाहिए। अगर राज्य को चलाना है तो राजा की ज़रूरत है, ठीक है। तो कौटिल्य ना हमेशा इसके पक्ष समर्थक थे, किसके, राजतंत्र के। कौटिल्य देश में प्रबल और शक्तिशाली राजा कला शासन स्थापित करने के लिए इच्छा रखते थे। मतलब वो ना ये देश के अंदर ना एक प्रबल, स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली, पावरफुल राजा शासन स्थापित करने के लिए इच्छा रखते थे। मतलब कि राजा ना प्रबल, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और पावरफुल होना चाहिए, ये उनकी इच्छा थी, किसकी, कौटिल्य की। हम ना इसमें कौटिल्य के विचार ही पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। स्वामी को लेकर कौटिल्य के क्या क्या विचार थे और उनके अकॉर्डिंग राजा या स्वामी को क्या क्या काम देने चाहिए या काम होते थे। कौटिल्य का पूरा नाम ग्रंथ राजा को केंद्र में रखते हुए लिखा गया है। मतलब कौटिल्य का जो पूरा ग्रंथ है ना, वो राजा को सेंटर में रखते हुए लिखा गया। मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा बातें, सबसे ज़्यादा फोकस अपने ग्रंथ में किस में दिया है, राजा, मतलब स्वामी को, ठीक है। स्वामी के बारे में पूरी डिटेलिंग अपनी जो ग्रंथ है उसमें दी थी, जिसमें राजा के बारे में बताया गया। इसे हम राजा को केंद्र कहते हैं, ठीक है। राजा को केंद्र में रखा था उन्होंने, तो वो राजा के केंद्र है जो भी उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम राजा के बारे में। हमने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो पढ़ ली, अब इसके बाद हमारा राजा के रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, राजा के गुण, ठीक है, उसी में इंक्लूड है। तो देखो, कौटिल्य के अनुसार राजा के गुण है ऊंचे घराने में जन्म होना। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे घराने में, मतलब अमीर घर में क्या होता है, पैदा होता है, तो वो एक तरीके से राजा माना जा सकता है। दूसरा, पुण्यात्मक, मतलब पुण्य आत्मा, ठीक है, उसकी आत्मा पुण्य होनी चाहिए। देन थर्ड अपना पराक्रमी और सदाचारी, सत्तावादी, विरोधात्मक प्रकृति का ना होना, ठीक है, बड़ा लक्ष्य रखने वाला, अत्यधिक उत्साहित, विलंब का आदि ना होना। मतलब विलंब मतलब होता है देरी, ठीक है, अगर कुछ देरी हो रही है तो उसकी आदत उसे नहीं होनी चाहिए। अनुशासन में अभिरुचि होना, मतलब डिसिप्लिन बना के रखे, ठीक है, डिसिप्लिन क्या रखे, मेंटेन रखे। तो वो ये जो सारे गुण है ना किस में होने चाहिए, अगर किसी व्यक्ति में है तो वो राजा हो सकता है, ठीक है। तो वो भी किसके अकॉर्डिंग, कौटिल्य के अकॉर्डिंग। ये कौटिल्य के विचार है कि राजा कैसा हो सकता है। अब देखते हैं राजा कोई बन जाता है तो उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो देखो, राजा विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। जैसे फर्स्ट है कार्यकारी, ठीक है। राजा का सबसे पहला कर्तव्य लोगों की रक्षा या सुरक्षा करना होता है और समाज में शांति बनाए रखना, बाहरी आक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही करना राजा का कार्य था, ठीक है। कौटिल्य के अकॉर्डिंग राजा का काम ये होना चाहिए कि सबसे पहले वो लोगों की रक्षा करे, सुरक्षा भी करे, ठीक है, मतलब प्रोटेक्ट करेगा, जो भी उसकी जनता है, प्रजा है, उसको प्रोटेक्ट करे। उस समाज में क्या बना के रखे, शांति, कोई भी लड़ाई झगड़े हो उससे मुक्त रखे समाज को। और बाहरी आक्रमण, अगर कोई बाहर का देश आक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करना भी राजा का काम है। ये कौटिल्य के अकॉर्डिंग था। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके समय लोगों को सहायता प्रदान करना भी इस राजा का कार्य था। तो ये था फर्स्ट कार्यकारी। राजा के काम कौन कौन से थे, ठीक है, प्रजा के लिए, ठीक है, प्रजा के लिए ना उसने क्या क्या काम, उसको क्या क्या काम करने चाहिए थे, ये कौटिल्य के अकॉर्डिंग बताया गया। अब दूसरा बात करते हैं, दूसरी इसमें आएगी न्यायिक, ठीक है। कौटिल्य क्या चाहते थे न्यायिक के लिए। देखो, राजा के कर्तव्य में न्यायिक भी इंक्लूड है। तो राजा न्यायालय को पदेन प्रमुख और सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर मानते थे। मतलब राजा ना न्यायालय का पदेन प्रमुख और सर्वोच्च है। जो भी फैसला होगा, जैसे अगर किसी की लड़ाई हो जाती है तो दोनों में से किसी की गलती है, उसको जेल करवाई जाती है, या फिर कुछ भी होता ना, कोई भी मुकदमा होता है, उसकी लास्ट सुनवाई किसकी होती है, राजा की। राजा क्या करता है, न्याय करता है, एक तरीके से ये मान सकते हो। राजा
न्याय करता है कि कौन सही है कौन गलत है, और राजा का ही निर्णय क्या होगा, अंतिम होगा। ये था कौटिल्य के अकॉर्डिंग, उन्होंने ये कहा था। अब दूसरी बात करें, कौटिल्य का सुझाव था कि न्याय के लिए सदैव धर्म के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। न्याय के लिए हमेशा धर्म के जो सिद्धांत है उसका पालन होना चाहिए। राजा का सदैव सतर्क रहना चाहिए, मतलब राजा को ना सतर्क रहना चाहिए हमेशा। में देखें तो आज के समय हमारे भारत में राजा तो है नहीं, लेकिन राजा के बदले हमारे पास एक व्यक्ति है जो क्या करता है, नियम कायदे कानून बनाता है, उसे लागू करता है, और वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, और राष्ट्रपति भी है। तो जैसे आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री शासन कर रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ना पहले कौन करते थे, राजा करते थे। ठीक है, जहाँ पे हम कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य एक तरीके से मतलब कि उनके बारे में बता रहे हैं जो उनको लगता था, उनके ओपिनियंस क्या है, परसेप्शंस बता रहे हैं अपने वो। ठीक है, और राजा को सतर्क तो रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी सही जांच पड़ताल और सबूतों के बिना दंडित नहीं किया जाए। ठीक है, मतलब राजा को सतर्क भी रहना चाहिए कि भाई उसके हेटर्स हो, और क्या पता भाई जो उसने सुनवाई की हो वो गलत भी हो सकती है। इसलिए राजा को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जो भी वो निर्णय सुना रहा है या फिर न्याय का हो, किसी से रिलेटेड हो। ठीक है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। जैसे कि अगर राजा है, राजा ने किसी निर्दोष व्यक्ति को ऐसा घोषित कर दिया कि तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाती है क्योंकि तुमने ये कार्य किया, या ये दंड मतलब तुम्हें भुगतना पड़ेगा क्योंकि तुमने गलत काम किया। ठीक है, तो हो सकता है कि वो निर्दोष व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिल जाए। तो इस समय ना हमेशा राजा को सतर्क रहना चाहिए कि जांच पड़ताल के बिना या सबूतों के बिना दंडित ना किया जाए किसी भी व्यक्ति को। ऐसा कौन कहता है, कौटिल्य, और यही बात सही है। जब सबूत हो और सही जांच पड़ताल हो जाए उसके बाद ही राजा को अपना फैसला सुनाना चाहिए, ताकि किसी की जान ना जाए और निर्दोष व्यक्ति को सज़ा ना मिले और वो बच जाए। तीसरी बात करें तो विधायी भी राजा का कार्य है। राजा को सदैव हमेशा धर्म के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए भी विधि निर्माण करना चाहिए। विधि क्या होता है, देखो, विधायी या विधि मतलब कानून का निर्माण। राजा जब भी कोई कायदे कानून या नियम बनाता है, ठीक है, तो उसको हमेशा धर्म के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए ही कानून का निर्माण करना चाहिए, ताकि किसी का धर्म जो हो या फिर वो कह सकते हो कि कानून जो सरकार ने या राजा ने बनाया है उससे किसी धर्म को ठेस ना पहुँचे। ठीक है, या उस व्यक्ति को ठेस ना पहुँचे जो उस धर्म से संबंधित है या उस धर्म का पालन करता हो। ठीक है, तो राजा को हमेशा धर्म के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विधि या फिर कानून निर्माण करना चाहिए। ये भी कौटिल्य का कहना था। अब बात करते हैं फोर्थ, प्रशासनिक। इसमें राजा द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, राजा ना प्रशासनिक कार्यों में क्या करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है, और राजा द्वारा मंत्रियों पर नियंत्रण भी शामिल था। सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त करना और उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य सौंपना भी प्रशासनिक कार्य है। ठीक है, मतलब जो भी है प्रशासनिक में ये आएगा कि मंत्रियों को नियुक्त करना भी राजा का कार्य है। फर्स्ट, नियुक्त करने के बाद उन पर कंट्रोल बनाकर रखना भी राजा का कार्य है, ताकि कोई मंत्री गलत कार्य ना करे। ठीक है, और सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त करना और उसकी क्षमता के अनुसार, मतलब कि उसमें जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसे कार्य सौंपना। ऐसा कोई कार्य ना सौंपना जो उसके बस में ना हो। फिफ्थ बात करें धर्म संबंधी। ठीक है, कौटिल्य का सुझाव था कि राजा को पुजारियों का आदर करना चाहिए, धार्मिक संस्थाओं को चंदे में अच्छी राशि देनी चाहिए। मतलब राजा के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और राजा पूरी प्रजा का भी ध्यान रखता है, और साथ ही साथ राजा के अंडर में एरिया आता है, तो राजा को ना धार्मिक संस्था है उनको चंदे में ना अच्छी राशि देनी चाहिए, और पुजारियों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट या उनका आदर करना चाहिए। सिक्स्थ बात करें राजस्व। इसको हम कर के रूप में भी मान सकते हैं। राजा हिसाब का भी पूरा ध्यान रखते थे। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया, क्योंकि राजा के पास बहुत ज़्यादा पैसा था और हर पैसे का उनके पास हिसाब था। ठीक है, जो भी उनके पास मनी थी ना, उनका खर्चे के खातों को भी ध्यान में रखता था। राजा जो था वो खर्चों के जितने भी खर्च करता था उसके खाते को भी देखता था। ठीक है, कि मैंने कितना खर्च कर दिया है और कितना मेरे पे बचा हुआ है। राजा महानियंत्रक की
नियुक्ति भी करता था, मतलब महानियंत्रक जो होता है ना उसकी नियुक्ति करता था, जो राजस्व वसूलने के काम करते थे। 7th अगर बात करें तो अपना लास्ट है सेना। राजा सेना के अध्यक्ष के रूप में भी काम करता था। सैनिकों की नियुक्ति के साथ साथ उनका प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग भी राजा द्वारा होता था। सेना में लोगों को भर्ती करने के बाद राजा ये भी तय करता था कि सेना को अच्छी वेतन मिल रहा है या फिर नहीं, और उनके परिवारों की देखभाल भी हो। मतलब सेना से रिलेटेड जितना भी कार्य होगा ना, राज्य मतलब सेनापति या फिर सेना का अध्यक्ष कौन है, राजा था। ठीक है। सेकंड, सेना को नियुक्त करना भी, सैनिकों की नियुक्ति करना भी किसका काम था, राजा का काम था, और उनको ट्रेनिंग देना भी राजा का काम था। और सेना में जो लोग भर्ती हुए ना, उसके बाद जो भी सेना है उसके परिवार की देखभाल हो रही है या नहीं हो रही उसकी देख रेख करना, और साथ ही साथ उनको अच्छा वेतन मिले इसकी भी वो आशा करते थे राजा लोग। सो गाइस, ये थी अपनी कौटिल्य से रिलेटेड, जो यूनिट 3 से रिलेटेड अपनी राजा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। एंड हमने जो 7 तत्व थे उसमें से अभी जो अपना राजा वाला है, स्वामी वाला फर्स्ट तत्व, वो कंप्लीट इस वीडियो के थ्रू। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।